नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरजकुंड फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। पुस्तक का विमोचन करने के बाद उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हरियाणा प्रदेश को देश के लिए रोल मॉडल बताते हुए कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के अनुरूप व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन को लेकर किया गया कार्य आसान नहीं था। व्यवस्था परिवर्तन का यह काम इसलिए कठिन था क्योंकि ऐसा काम करने से सबसे पहले वह लोग आपको चुनौती देते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। वे आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि सत्ता में क्यों आए हो, दशकों की राजनीति संस्कृति को क्यों बदल रहे हो, अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने समस्त हरियाणा को अपना परिवार माना और व्यवस्था परिवर्तन का काम कर दिखाया। उन्होंने कहा कि यह संकेत हरियाणा में नहीं अपितु पूरे देश में गया है और आज हरियाणा प्रदेश के ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस की चर्चा पूरे देश में होती है। उन्होंने कहा कि कृषि, खेल और रक्षा सेवाओं सहित अन्य क्षेत्रों में आज हरियाणा का परचम है। हरियाणा के किसान और जवान ने हमेशा हमारा सिर ऊंचा करने का काम किया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के 9 तुल्य वर्ष पुस्तक में राजनीतिक, शिक्षाविद, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विचारों का समावेश किया गया है। देश और समाज के हित में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का प्रबुद्धजनों ने भी इस पुस्तक में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि 9 वर्षों में सरकार ने जमीनी हकीकत पर कार्य किया और जनमानस की तकलीफों को महसूस करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया। सुशासन और अंत्योदय की भावना पर आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुस्तक का विमोचन करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आभार भी व्यक्त किया। बहुत ही मेरे लिए आज ये विषय बड़ा गौरव का और सुखद अनुभूति का है कि पिछले 9 वर्ष में हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने काम किए उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, 9 अतुलनीय वर्ष। इस पुस्तक का आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी उसका विमोचन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी का हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी जो पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो स्वयं भी एक गुण पाठक है। अब पुस्तक लिखी गई है, विमोचन हो रहा है, मैं तो नहीं विश्वास दिला सकता आपको, ना मुझे भरोसा इस बात का कि सारी पुस्तक मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी ने मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर इसको पढ़ेंगे ताकि हरियाणा के बारे में कोई धारणा अगर इनकी होगी तो जरूर उसको बना पाएंगे। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई उसका कारण होता है। पुस्तक हमेशा किसी ज्ञान के ऊपर लिखी जाती है। पुस्तक हमेशा किसी यथास्थिति, किसी फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है। कभी कभी पुस्तक किसी मनोरंजन के लिए, कहानियों के लिए लिखी जाती है। लेकिन मित्रों, ये पुस्तक इन सब से अलग हट करके है। ये सरकार के द्वारा किए गए वो सब काम जो किसी विशेष प्रकार के बदलाव के लिए किए गए हैं, वास्तव में इस पुस्तक में अपने को वो सब झलक मिलेगी। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने में जिन जिन का भी हाथ रहा है, जिन्होंने इस पर प्रयत्न किया है, जिनका इसमें योगदान है, चाहे फिर पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर शमीम शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अच्छी पुस्तक, मैं इसकी प्रस्तावना जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका लॉन्चिंग सेरेमनी स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हों,
और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, 2 वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल, इनका भी इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदव्रत जी, और ऐसे पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी। ऐसे कई नाम हैं जिनका उल्लेख करना लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पुस्तक को लिखने में एक भूमिका निभाने वाले लोगों में अगर मैं उसको वर्ग के अनुसार चर्चा करना चाहूं तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, कई हमारे मंत्रीगण, केंद्र के और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे 12 राजनीतिक व्यक्तियों ने इसमें अपने अपने लेख लिखे हैं। कुल मिला के जैसे बताया गया कि 49 लेख हैं, और एक अंत में हमारे प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने सभी यानी सारी चीज़ों को साझा करते हुए आगे का भविष्य का मार्ग क्या हो, सांझ से भोर हरियाणा नव प्रभात की ओर, ऐसा करके उसमें अंत में एक चैप्टर ये भी लिखा है जो 50वां चैप्टर है, जो मैं अगली दिशा को देता है। इस हमारे प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में भी हैं, पूर्व IAS भी हैं, जिन्होंने साथ मिल करके और इन योजनाओं को आगे बढ़ाया। तो ऐसे भी अधिकारियों में 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे हैं, और साथ हमारे शिक्षाविद, वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, वर्तमान में शिक्षा में लगे और अन्य लोग, 9 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अपने चैप्टर इसमें लिखे हैं। मेरे अपनी टीम के लोगों में से भी 2 कार्यकर्ता हैं, एक एक चैप्टर का अपना योगदान लिखा है। कुछ अन्य विशेष विभूतियां, उसमें न्यायमूर्ति, उसमें डॉक्टर्स, उसमें संत समाज के लोग, उद्योगपति, सेनाधिकारी, खिलाड़ी, ऐसे सभी विशेष लोग हैं जिन्होंने एक एक चैप्टर लिखा है। तो मैं तो वास्तव में इस प्रकार की पुस्तक का ये संग्रह पढ़ने का अवसर भले ही ना मिला हो, लेकिन देखने का अवसर मिला है। देखने में भी इतना वास्ट लेखकों का एक जो समुच्चय किसी पुस्तक में आया होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता, ध्यान नहीं आता है। बहुत सी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, जैसा एक विषय बीच में आया कि किसी के सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम इस स्वभाव का व्यक्ति हूं, न सामने न पीछे, कभी प्रशंसा की इच्छा की ही नहीं है। मैं तो उस विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं जहां ये कहा जाता था कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समाहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना है राष्ट्र के तारणहार। आखिर तो हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है, और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीज़ों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है, और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रख के, मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, हम अपने आप को बाद में रखें, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उस समय कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला 90s का जो आखिरी 6 वर्ष, 94 से लेकर के 2000 तक, तो उन 6 वर्षों में बहुत विचार आते थे, और उस समय सरकार में तो मैं नहीं था, लेकिन सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका में चौधरी बंसलाल जी के साथ हम लोग थे लगातार 2.5-3 साल का वो समय भी था।
अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें थी, हिमाचल में खास करके मेरा आना जाना होता था, उस समय भी चीजें सामने आती थी। हम कई सुझाव देते थे कि ये ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो सकती है। मोदी जी के सामने रखते थे तो मोदी जी कहा करते थे कि मेरे सामने क्यों रखते हो। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं ये बात ठीक है कि गलत है। कहने लगा कभी मत सोचो, कभी मत पूछो, जो आपको लगता कि अच्छा है और ये समाज हित में हो सकता है उसको करना शुरू करो, अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखो। इतनी छूट मोदी जी देते थे। और एक शब्द प्रयोग करना चाहिए तो जैसा वो प्रयोग धर्मी आज भी हम देखते हैं कि कितनी नई चीजें उन्होंने देश के दिशा को ठीक करने के लिए की हैं, वही स्वभाव, वही संस्कार हमने भी अपने संगठनों से सीखा है कि प्रयोग धर्मी बनकर के नए प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन नए प्रयोगों की बात राजेश खुल्लर जी ने की है, लगातार दिमाग में आता था और मैं प्रशंसा करता हूं अपनी टीम की कि हमने जब भी कोई विषय उनके सामने रखा तुरंत उसका मर्म समझ करके उसके रास्ते बनाने का काम किया। पॉलिटिकल लीडर अपना टारगेट बता सकता है कि हमारा ये टारगेट है, लेकिन उस टारगेट का मार्ग क्या बनेगा, रास्ता क्या बनेगा, वो अंतर्गत ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं यही निकालेंगे। कुल मिलाकर मैं इन सब योजनाओं के पीछे जिन लोगों ने भी सहयोग किया इन 9 वर्षों में, उन सब का बहुत आभारी हूं। हरियाणा का नाम आते ही कृषि हो, रक्षा हो, खेल हो, हर जगह हरियाणा का परचम लहरा रहा है। मुझे कुरुक्षेत्र बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। वहां जाकर भी मुझे लगा और 22 जनवरी को भी मुझे महसूस हुआ और मैंने प्रतिक्रिया भी दी। भारत के संविधान का निर्माण करने वाले लोग बहुत बुद्धिमान थे। जब उन्होंने संविधान की प्रति पर दस्तखत किए, उस मूल संविधान के अंदर 22 चित्र हैं। उसमें जिसको भाग 3 कहते हैं, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसमें राम, लक्ष्मण और सीता है और वो अयोध्या आ रहे हैं। कहने का मतलब देखिए उनका सोच कितना गहरा था कि 22 चित्रों में उन्होंने 5000 साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया और सीता, राम, लक्ष्मण का अयोध्या वापस आते हुए दिखा। और 22 जनवरी को यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जब मैं कुरुक्षेत्र गया तो फिर मैंने भारत के संविधान की ओर देखा और पता लगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो भाग 4 है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आज के दिन उभरते हुए भारत को आप देखेंगे तो जो परिकल्पना हमारी सांस्कृतिक विरासत में है वो पूरी तरह झलक रही है। और भारत का अमृत काल आज गौरव काल है, ये हमारा कर्तव्य काल है और ये वो कालखंड है जिसमें भारत की वो मजबूत नींव भरी जा रही है जो ये सुनिश्चित करेगी कि 2047 का भारत, जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, विकसित भारत होगा और सबसे ऊपर होगा दुनिया में। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।